देखो, हम लोग बाकी सभी पिछले क्लास में आप लोग का छत्तीसगढ़ का पूरा जिला परिदर्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जिला परिदर्शन पढ़ लिए हैं तो उसमें का हर एक जगह, हर एक स्थल हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हुए आएंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले भारत में कहाँ से हमारा मानव जातियों का रहना स्टार्ट हुआ, खाना पीना कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे पशुपालन प्रारंभ हुआ। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आप लोग का छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग के एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। अगर प्रॉपर ही हम सीजी व्यापम के बारे में देखें तो सीजी व्यापम के बारे में देखेंगे तो आपका डेली उसमें का हर एक एग्ज़ाम को आप लोग निकाल के देख लेना, उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पीएससी में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखें, हमारा तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आप लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास क्या है, भारत में इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ। ठीक, चलो देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का इतिहास। हिस्ट्री। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। ठीक, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, इस बात को याद रखना। इससे उसके पिता को जानने से पहले हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि इतिहास किसे कहते हैं। सबसे पहले जानने वाली बात यह हो जाती है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है जो कि मानव जातियों के द्वारा उसके साहित्यिक और पुरातात्विक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक, एक पुरातात्विक बोला और एक साहित्यिक बोला, और पूरे हमारे जो घटनाक्रम है उसी घटनाक्रम को किसके माध्यम से? एक साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर देखें, हम लोग जाने कि इतिहास क्या है। देखो, इतिहास के यदि हम 2 नंबर में लिखें, मेंस के रूप में लिखें यदि इतिहास क्या है, तो इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है, समझते चलना और याद करते भी चलना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में सेट करना, दिमाग में याद होने के बाद इसको अपने कॉपी में लिखना। ठीक है, चलो। इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें मानव समूह या मानव जाति, जिसमें मानव जाति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुरातात्विक का मतलब ये होता है चित्रण, जो गुफा में छपा हुआ चित्रण होता है, या कोई बात मतलब पुराने जो साक्ष्य रहता है, सिक्का रहता है, चित्र रहता है, विभिन्न प्रकार को, सभी क्या हमारा पुरातात्विक है। और साहित्यिक बात आ जाए, साहित्यिक अर्थात होता है आप लोग का किसी चीज़ का लिखा होना, लिखित शब्द को हम लोग साहित्यिक बोलते हैं। जैसे साहित्य मतलब कोई लेखक जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग साहित्य बोलते हैं। उसी प्रकार ये पुरातात्विक बोला तो कोई साक्ष्य होगा, और साहित्यिक बोला मतलब कोई लिखी हुई बातें होगी। ठीक, तो इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें मानव जाति के प्राचीन से अब तक के भी बोल सकते हो, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? यह पुरातात्विक और साहित्यिक है। कौन से क्रम से? प्राचीन से अब तक के बारे में। ठीक है,
जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। बात समझ आई क्या? क्लियर है सबको? अगर सबको मैं एक लाइन से पूछूं, इसको अपने शब्दों में दे सकते हो। अपनों शब्दों में जैसे ही आप लोग लिखोगे वैसे ही सही हो जाएगा। बस इसको समझना है किसका माध्यम है, किसके बारे में लिखा है और कहाँ से बातें हम जान रहे हैं। तो हम कहाँ की बातें जान रहे हैं? प्राचीन से अब तक के जान रहे हैं। किसके माध्यम से जान रहे हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक के माध्यम से जान रहे हैं। किसके जाति द्वारा? मानव जाति द्वारा, है ना। मानव जाति अर्थात हमारा, हम किसको देखते आते हैं? मानव, जैसे आदि मानव से लेकर कभी हमारे आज तक के वर्ग के सभी मनुष्य को जानते हैं। इसके बीच में सभी लोग आए, महात्मा गांधी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए। तो सभी एक मानव जाति रहो, सभी को याद करने हमारा क्या है? घटनाक्रम है। वही सभी क्या इतिहास है हमारा। एक से विभिन्न युद्ध हुए, वो सभी एक इतिहास है। इसी प्रकार इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें मानव जाति के पुरातात्विक और साहित्यिक माध्यम से क्या करते हैं जी? जानकारी प्राप्त करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्लियर है इतना? हम देखें ऐसी ही तो इस इतिहास के पिता कि इतिहास से मतलब कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में जानकारी पहले किसने दी, ये सब चीज़ें इतिहास के पिता के मतलब हेरोडोटस को, इतिहास के पिता अर्थात इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, कहा जाता है। किसको? इतिहास के पिता। यदि हम देखें इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी सबको। ठीक है, अब देखो इस प्रकार ये जो पुरातात्विक है, तो पुरातात्विक के बारे में जो खोज है, जो लिखी हुई बातें हैं, जो शिलालेख पत्थर में लिखी होती है, तो प्रथम खोज किसने किया, कैसे किया? तो एक व्यक्ति को याद रखना है आप लोग को, ए कनिंघम करके, ए फॉर अलेक्जेंडर। ठीक है, अगर कह दिया इतिहास के पुरातत्ववेता कौन है, ठीक है, तो इतिहास के पुरातत्ववेता आप लोग को याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इतिहास के पुरातत्ववेता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगी बात, एस अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास पुरातत्व है ना, कौन है जी इतिहास के पुरातत्ववेता? ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, इस प्रकार कहा जाए तो धीरे धीरे हमारा इतिहास आगे बढ़ता गया। उस समय मानव किस पर निर्भर रहते थे? खान पान में और रहने के लिए निर्भर रहते थे वो लोग, कि जहाँ पर भी उनको रहने के लिए मिल जाए, जहाँ पर भी खाने के लिए मिल जाए, वहीं पर वो आश्रित रहते थे। तो प्राथमिकता किसको देते थे? पहले रहना कहाँ है, दूसरा खाना क्या है। तो रहने के लिए पर जहाँ पर भी गुफा मिल जाए वहीं पर रह जाते थे। और जैसे जैसे वो लोग गुफा रहे तो खाने के लिए भी कुछ मतलब खाने के लिए भी जीवन जीने के लिए उनको कुछ ज़रूरत पड़ेगा। तो खाना खाने के लिए पहले सबसे पहले वो शिकार भी करते थे। तो शिकार करते थे तो सबसे पहले वो लोग किससे शिकार करते थे? तो पत्थर को ही अपना हथियार बना करके शिकार करते थे और खाना खाते थे। ठीक है, वो प्राचीन काल के समय। तो इसी प्रकार कहा जाए लिपि एवं विकास के आधार पर या विभिन्न स्रोतों के आधार पर, लिपि या विकास के आधार पर इतिहास को 3 रूप में और बांटा जाता है या 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने कहा ठीक, इतिहास क्या है जान डालें। ठीक, अब देखते हैं इतिहास लिपि एवं विकास या विभिन्न स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, या 3 भागों में हम लोग विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, किसके आधार पर? लिपि, विकास, विभिन्न स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है।
3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, वो तीनों भाग को हम लोग को याद करना है, यहीं से अपना इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक ठीक है, तो 3 भाग क्या का था देखो। पहला याद रखना है आप लोग को प्राग ऐतिहासिक काल। पहला याद रखोगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा याद रखना है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, 2 हो गया। तीसरा याद रखना है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूछता है एग्जाम में प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को ही मानवों का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। क्या काल कहा जाता है? प्रारंभिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कैसे अपने ज़िंदगी व्यतीत किया, अपना जीवन जो है मानव आदि मानव लोग प्राग ऐतिहासिक में जानोगे। उसने अपने रहने के लिए गुफा को अपने स्थान बनाता था, तो गुफा में रहते थे, खाने पीने के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग करता था। किसका? पत्थरों को। और पत्थर को हम लोग ऐतिहासिक रूप में या ऐतिहासिक भाषा में पाषाण बोलते हैं। इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण का काल भी कहा जाता है। किसका काल? पाषाण काल। पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलो पाषाण काल कहा जाता है। इसका पीरियड पूछता है टाइम, तो इसका टाइम में याद रखना है वो 5 लाख 60 लाख करोड़ पुराना, मतलब अज्ञात से 2500 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ठीक, ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, तो इसमें लिख दूं मैं अज्ञात से लगभग 25 BC अर्थात ईसा पूर्व। याद रहेगा, अज्ञात से 2500 BC। कौन सा काल है ये? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को और कौन सा काल कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने खाने पीने के लिए वो किसका मतलब जानवरों को शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। और पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण कहते हैं। इसीलिए पाषाणों का उपयोग करते थे, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? 2 लाइन में। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय आदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। याद रहेगा? क्लियर? ठीक, इसका टाइम याद रखना अज्ञात या 5 लाख करोड़ ईसा पूर्व से 2500, या अज्ञात याद रखना, अज्ञात 2500 BC से नहीं, अज्ञात से 2500 BC ईसा पूर्व। अब इसमें आद्य ऐतिहासिक काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, मतलब ताम्र काल या हिंदू सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल को ताम्र इसे याद रख लो, या सिंधु सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कालीन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन भी कहा जाता है। कौन से काल को? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, ऐतिहासिक काल को वैदिक काल कहते हैं। ठीक, वैदिक काल कहते हैं। अब यहाँ पर 2500 BC है, यहाँ से पीरियड में याद रखना आप लोग 2500 BC से आप लोग लगभग 1500 याद रखना, 1500 BC। हमेशा किसी भी बुक में अलग अलग पाओगे ना, अलग अलग मिलेगा। आप लोग को वर्ड्स डेट को याद करते नहीं चलना है, ज़्यादा समझते चलना है। तो कहीं बुक में आप लोग को मिल जाएगा 2300 से 1750 ईसा पूर्व। कितना मिल जाएगा? 2300 से 1750। लेकिन मैं लगभग बता रहा हूँ 2500 BC से 1500
50 BC। ठीक, इसके बाद वैदिक काल को आप लोग को याद रखना है, कितने याद रखना है, 1500 से 600 BC। याद रखना 1500 से 600 BC याद रखना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, इस प्रकार देखो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, समझते चलना। ठीक है, हम लोग आज पढ़ रहे हैं आप लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा घटनाक्रम है जो जिसमें मानव जातियों के पुरातात्विक साहित्यिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। तो कौन से समय का जानकारी प्राप्त करना? प्राचीन से अब तक के बारे में पुरातात्विक और साहित्यिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पहली बार खनन उत्खनन पुरातत्ववेत्ता या पहला पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है आप लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको लिपि विकास और विभिन्न स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का पीरियड आपका टाइम है अज्ञात से 2500 BC और आद्य ऐतिहासिक काल का है आप लोग का 2500 से 1500 BC लगभग। उसके बाद ऐतिहासिक काल को वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 से 600 BC। ठीक है, अब पूछता है प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को मानव समूहों का या मानव जातियों का प्रारंभिक काल माना जाता है और इसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने जीवन निर्वाह के लिए, शिकार करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे, इसलिए प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का युग या पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी या ताम्र या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कालीन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आपके आद्य ऐतिहासिक काल को। इसका पीरियड आप लोग का याद रखना है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, याद रहेगा। ऐतिहासिक काल का समय आप लोग को याद रखना है 1500 से 600 ईसा पूर्व BC, जो कि उसको वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में और बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना याद रहेगा सबको? ठीक, याद करते चलना साथ में ही। देखो, याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, याद करके कॉपी में लिख लिए और बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करके रिवाइज नहीं किए मतलब कुछ अच्छी बात नहीं है। याद करना बहुत जरूरी है। देखो, क्या जान गए हम लोग? इतिहास को कितने रूप में बांटा गया? 3 है ना। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा जी ऐतिहासिक। याद रहेगा ना सभी को? ठीक, सबको काल भी बता चुका मैं। चलो बताओ, प्राग ऐतिहासिक का काल अज्ञात से 2500 ईसा पूर्व या BC। ठीक है, याद रहेगा। इसका ऐतिहासिक का 2500 BC से 1500 BC या ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक काल का 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, इसको कौन सा काल कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। इसको कौन सा काल कहा जाता है? ताम्र समझ लो, ताम्र याद रखना, या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता याद रहा कितना? ऐतिहासिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के नाम जाना जाता है। इसका टाइम सब याद हो गया। अब प्राग ऐतिहासिक देखो, हम लोग इतिहास किसको कहते हैं करके आप लोग को बताया था, उसका परिभाषा बताया था। तो इतिहास में हम लोग इसमें 2 माध्यम लिए थे, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं कि पुरातात्विक और साहित्यिक जो घटनाक्रम हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ, उसको जानते हैं। देखो ये अपना पाषाण काल है, ठीक, पाषाण काल है अपना ये, इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है किसके माध्यम बताया था, दो माध्यम बताया था, एक पुरातात्विक और दूसरा क्या बताया था, साहित्यिक, अर्थात लिखी हुई बात है ना, साहित्यिक या लिखित, यही समझना आप लोग, लिखित, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हमारे भारत देश में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिला, और हमारा उसी समय क्या प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के समय क्या कोई साक्ष्य लिखित मिला, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के समय पुरातात्विक साक्ष्य मिला, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के समय क्या मिला जी, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, ठीक है, कि यहाँ पर मतलब मानव निवास करते थे और कुछ कुछ चित्रण मतलब बनाते थे, कैसे शिकार करते थे, उसमें आप जहाँ पर रहते तो वहाँ पर चित्र कर देते, मतलब छाप देते थे सीधा वो लोग, ठीक है। साहित्यिक लिखित कुछ नहीं मिला, उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या है वो लोग, क्या कुछ लिखते वो लोग, बस लोग छाप सकते थे कुछ कुछ साक्ष्य, औजार जो पाषाण का जो कुछ कुछ औजार जो मिला ना, वो तो पता चलता है सीधा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में। मानव मरे, जो मानव लोग की मृत्यु हो जा रही थी, वहाँ पर उनको कुछ साक्ष्य मिल जाता है, ठीक है, उत्खनन करवाने पर। तो उस समय पुरातात्विक साक्ष्य मिला जरूर, लेकिन लिखी हुई बातें कुछ नहीं मिली, कुछ प्रमाण नहीं मिला, ठीक। अब देखते हैं कौन से काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, और इसमें लिखित या साहित्यिक और साहित्यिक मिला, इसमें भी मिला। देखो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला, लिखित और साहित्यिक साक्ष्य भी मिला, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो पढ़ा तो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो पढ़ा लिखा नहीं जा सकता, केवल वो लोग हाव भाव लगाते थे, केवल क्या हो सकता है। अभी अब कुछ सिक्का मिल जाता है तो कुछ भाषा दूसरे भाषा में लिखे होते हैं, तो हम लोग कुछ देखते हैं ये क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, नहीं सोचते, केवल भाव उत्पन्न करते, नहीं ये ऐसा हो सकता है, हम लोग खुद भाव लगाते हैं ना। उसी प्रकार ये लोग केवल क्या लिखी हुई बातें और साहित्यिक तो प्राप्त मिल गया, लेकिन केवल लोग भाव चित्रण करते थे, ठीक है। इसीलिए इसे भाव चित्रात्मक काल के समय भी बोलते थे इसको, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक, भाव चित्रात्मक लिपि भी समझ सकते हो, भाव चित्रात्मक लिपि कौन से काल को, ऐतिहासिक काल को, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल समझ मिला, इसमें पूरा तात्विक साक्ष्य मिला कि नहीं मिला, और लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, केवल भाव उत्पन्न कर सकते, इसलिए से भाव चित्रात्मक लिपि के काल भी कहा जाता है। क्लियर है कितना ये। इसके बाद आ जाओ आप लोग वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, या दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। एक याद रखना आप लोग ऋग्वैदिक, दूसरा याद रखना आप लोग उत्तर वैदिक। पहला क्या बोला, ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या बोला, उत्तर वैदिक। इस ऋग्वैदिक को पूर्व वैदिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व वैदिक भी बोलते हैं। हाँ, इसी में ऋग्वैदिक काल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल का मिला है, जो कि नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। सब अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आपको पीरियड अपना टाइम याद रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व या BC। 1500 से कितना, 1000। उसके बाद उत्तर में याद रखना कहाँ पर ख़त्म हुआ ऋग्वैदिक, 1000। तो 1000 से आप लोग याद रखना है 600 BC लगभग, कहीं कहीं जगह 1000 से 500 भी लिखा रहता है, इतना याद रहेगा। देखो इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है इतिहास के तीनों भागों के बारे में, प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब आप लोग को पूछ देगा 3 नंबर में कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। सब अपने अनुसार लिख सकते हो। ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल का समय अज्ञात से 2500 BC तक को माना जाता है। इसको पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि पाषाण काल के समय आदि मानव लोग इसमें पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए, तथा इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला और लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल कैसे भी लिख सकते हो, ऐतिहासिक काल कैसे लिख सकते हो। क्लियर है? इतना समझ मिल गया होगा। देखो ठीक, अब प्रागैतिहासिक काल को तो मिटा दूं। चलो याद करना ना, माइंड में याद करते चलना, ठीक है। सबको टोटल में लिखवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। पहले बस इसको याद तो करते चलो, याद रहेगा तो कहीं भी कभी भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, आंसर टक से पड़ेगा। ठीक, अब देखो सबसे पहला क्या है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसी प्रागैतिहासिक काल को प्रारंभिक काल भी कहते हैं या मानवों का प्रारंभिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय हमारा साक्ष्य प्राप्त होना प्रारंभ हुआ, पुरातात्विक प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसी प्रागैतिहासिक काल को हम देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, किसको जी? प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल को भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो प्रागैतिहासिक काल क्या कहा जाता है? पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल कहा जाता है। तो इसी पाषाण काल को भारत के परिप्रेक्ष्य से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, 1 2 3। किसके परिप्रेक्ष्य से? भारत के परिप्रेक्ष्य से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो पहला क्या है? पहला याद रखना आप लोग, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। ठीक, दूसरा याद रखना है मध्य पाषाण काल। पहला क्या बोला? पूर्व पाषाण काल। दूसरा क्या बोला? मध्य पाषाण काल। तीसरा याद रखना आप लोग नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, पहला याद रखना है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, अरे मेरे साथ दोहराते चलो, 3 बार आप लोग बोलोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या बोला? पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ये कौन से परिप्रेक्ष्य से बांटने? किसके? भारत के परिप्रेक्ष्य से। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में? 4। पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखें तो याद रखना इसमें चारों को। देखो सेम टू सेम वही है और कुछ नहीं है। पहला क्या? पूर्व पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा उत्तर पाषाण काल। चौथा नव पाषाण काल। ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन भारत में 3। ठीक, ऐसा याद रखना है। तो हम लोग आज ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से बताया कि इतिहास का बनावट कैसा है, किस किस भागों में विभाजित किया गया। ऐसा था हमारा, पहले भारत में से प्रारंभ होते होते गया। लेकिन आज हम लोग का मुख्य जो विषय है, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से कि छत्तीसगढ़ में इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और कैसे विकसित हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं।
अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला याद रखना आप लोग प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। क्लियर इतना? पहला छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, दूसरा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, तीसरा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। याद रहेगा? ठीक। तो देखें इसमें भी हम लोग समय देख लेते हैं। उस समय प्रागैतिहासिक काल में क्या देखे थे? समय अज्ञात से 2500 BC देखे थे। इसमें भी समझ लो पाषाण काल से समझ लो 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। प्राचीन इतिहास में क्या जानना है? पाषाण काल से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास में हम लोग याद रखना आप लोग को 1000 ईसा पूर्व से याद रखना है आप लोग को 1741 ईसा पूर्व। ठीक, 1000 से, हाँ ठीक। और उसके बाद पढ़ना है हम लोग को इसको ईस्वी याद रखना, इसको ईस्वी याद रखना। उसके बाद याद रखना है हम लोग को 1741 से 1947 से अब तक, देश का आज़ाद होने तक जी, 1741 से 1947 में और उसके बाद अब तक। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से पढ़ना हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में पढ़ना कैसे, उसका सिलेबस पहले जानना है हमें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस क्रम में हमें अध्ययन करना है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो हम लोग आज प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास अध्ययन का क्रम जानना है हमें, याद करना है यही कि यही। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास हम जानते हैं। उस समय जब भारत में पढ़ रहे थे तो प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ था, पाषाण काल से। पाषाण काल से 1000 ईसा पूर्व बताया हूँ। तो यहीं से हम लोग याद करते हैं। देखो इसका ये क्रम, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को पढ़ने या अध्ययन करने का क्रम। ठीक, देखते हैं इसको क्रम से हम लोग कैसे, मतलब समय टू समय पढ़ते चलेंगे। ठीक है, याद करते चलना यहीं पर। पहला पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल। ठीक, इसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं। पाषाण काल को याद है ना? ठीक, पहला पढ़ेंगे पाषाण काल, दूसरा पढ़ेंगे वैदिक काल, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग महाकाव्य काल, जिसमें हम लोग प्रारंभ होता है रामायण और महाभारत। महाकाव्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं महाकाव्य काल नहीं लिख रहा हूँ। महाकाव्य काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक महाभारत और एक रामायण, मतलब रामायण और महाभारत। ठीक है, तो पहला लिखते हो हमें रामायण काल।
पहला याद रखना है पाषाण काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा रामायण काल, चौथा याद रखना है महाभारत काल। ठीक, चारों याद हुआ। पहला क्या याद रखना है पाषाण काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा, चौथा महाभारत काल, चारों याद रहेगा। इसके बाद देख लो महाभारत काल के बाद दो माह और याद रखना है। महाभारत के बाद याद रखना है आप लोग को महाजनपद काल। महाजनपद काल याद है, भारत में हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल, तो हमारे भारत में 16 महाजनपद काल थे, जिसमें का हम लोग छत्तीसगढ़ को चेतीसगढ़ के नाम से जाना जाते थे। छत्तीसगढ़ को चेतीसगढ़ के नाम जाने जाते थे, जिसकी राजधानी क्या था जी, याद है? तो हम लोग देखो याद करना है पाषाण काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा रामायण काल, चौथा महाभारत काल, पांचवा याद रखना है आप लोग को महाजनपद काल, और छठवां मौर्य काल। चंद्रगुप्त का समय याद है? चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त वही समय का काल है आप लोग का मौर्य काल। देखो पाषाण, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य काल। ठीक है, एक बार पढ़ लो, पाषाण, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य। ठीक है, ये 6 याद रखना है। 6 के बाद आता है 7, तो 7 में याद रखना है सातवाहन काल। कौन सा काल? सातवाहन काल, इसी को सप्तवाहन भी बोलते हैं। ठीक है, सातवाहन काल। सातवाहन काल के बाद याद रखना है आप लोग कुषाण। कुषाण वंश आए थे, कुषाण। ठीक है, कुषाण काल या कुषाण वंश के काल। सातवाहन काल, फिर कुषाण। ठीक, कितना हो गया जी? 8। शुरू से बोलता हूँ, पाषाण, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण। ठीक, अब इसके बाद याद रखना है, इतना याद हो गया आप लोग का 8। अब यहाँ पास 3 याद रखना, मेघ वंश, वाकटक वंश और एक गुप्त वंश। 3 याद रखना है आपको। कुषाण वंश के बाद आया आप लोग का मेघ वंश, वाकटक वंश, फिर गुप्त। मेघ, वाकटक, गुप्त, याद रहेगा? मेघ, वाकटक और गुप्त। इसके बाद आगे बढ़ना है आप लोग को 3, देखो पहले ट्रिक से है ना, राज, नल, सर। राज से राजर्षि तुल्य याद रखना है। क्या याद रखना है? राज से राजर्षि तुल्य, राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद नल वंश, फिर सरभ पुरी वंश। राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, सरभ पुरी वंश, याद रहेगा। इसके बाद पांडु, बाण, सोम, गुप्तोत्तर। पांडु, बाण, सोम, गुप्तोत्तर, ये चारों वंश याद रखना है। पांडु वंश, बाण वंश, फिर सोम वंश आए, फिर गुप्तोत्तर वंश आए। ठीक है, कितना है देखो, ये 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 वंशों या 18 कालों के बारे में हमें पढ़ना है अपने प्राचीन इतिहास में, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में। याद रहेगा? चलो एक बार बोल देता हूँ, याद करते चलना। पहला पाषाण, दूसरा वैदिक, तीसरा रामायण। आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक? पाषाण, वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य। उसके बाद सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकटक,
गुप्त, राज, नल, सर, पांडु, बाण, सोम, गुप्तोत्तर। क्लियर? ठीक है। पांडु वंश, बाण वंश, सोम वंश, गुप्तोत्तर वंश। इसमें इतना हमें प्राचीन छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में इतना हमें क्या है जानना है। इसके बाद देखते हैं कि कौन क्षेत्रीय राजवंश के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? क्षेत्रीय राजवंशी के नाम से जाने जाते हैं। तो क्षेत्रीय राजवंशी में आप लोग को याद रखना है, देखो इधर आप लोग को बताया था, किसी को याद है क्षेत्रीय राजवंशी? चलो आप बताओ। आइए सर। हाँ हाँ बताओ। राजर्षि तुल्य, पर्वतद्वारा, बाण, पांडु, सोम। ठीक, बैठो। देखो प्राचीन इतिहास के में हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में इतना हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को छत्तीसगढ़ में सबका शासनकाल चलता रहा, तो इसी शासनकाल के दौरान इस काल के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में उनके अलग अलग क्षेत्र में उसके और से वंश उत्पन्न होते गए। उसी को क्षेत्रीय राजवंश कहा गया। क्या कहा गया? क्षेत्रीय राजवंश कहा गया। तो क्षेत्रीय राजवंश में आप लोग को अलग से याद रखना है, क्या याद रखना है? राजर्षि तुल्य याद रखना है। एक अलग से इसमें और याद रखना आप लोग, पर्वत द्वारक। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश। राजर्षि तुल्य के बाद याद रखना है पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश के बाद नल वंश, सरबपुरी वंश और पांडु, बाण, सोम, गुप्तोत्तर, सभी को अलग से क्षेत्रीय राजवंशी के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा इतना? ठीक। देखो अब हम लोग का छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में अध्ययन करने का ये क्रम है। किस किस के याद नहीं हुआ? सबको याद हो गया? चलो पूरा बताओ, खड़े होकर बताओ। वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, मेघ, वाकटक, गुप्त, राज, नल, सर, पांडु, बाण, सोम, गुप्तोत्तर। ठीक। क्षेत्रीय राजवंश